जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो डला चुका है, ये सेकेंड वीडियो है। और इसका अगर पीडीएफ चाह रहे हैं, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए और कमेंट अवश्य कीजिएगा कि हमें पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह सेकेंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो डला गया है, यह सेकेंड वीडियो है। यह वीडियो 11 से शुरू होगा, 11 से लेकर के और 20 तक शुरू होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इसी में याद हो जाए, आपको याद हो जाता होगा। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यानी संस्थाएं और संघ बनाने का जो अधिकार है किस प्रकार की अधिकार है, यह पूछ रहा है किस प्रकार का अधिकार है। तो देखिए, जो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार होता है वो क्या होता है, तो एक स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार में यह दिया गया है क्या, तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें आप संस्थाएं और संघ बना सकते हैं। ठीक है, इसका जो आगे दिया गया है उसमें तो आपको पता चल ही जाएगा। देखिए इसका बी आंसर हो जाएगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को असूक्ष्म रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार अनुच्छेद 19 से कहाँ तक है, तो 22 तक है। 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। जो मौलिक अधिकार है वो भाग का क्या, मेरुदंड है। आगे देखिएगा, इसमें विशेष प्रकार का कुछ स्वतंत्रता दिया गया है। 19 के 1 में देखिएगा, 19 में यानी अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। पहला नंबर बोलने की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा का 19 के बी में शांतिपूर्ण एकत्रित होकर सभा करने, तो उसमें था ना सभा करने का स्वतंत्रता 19 के बी में। संघ बनाने का उसमें था 19 के सी में, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आगे चलिए 19 के डी में देखिएगा, तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवास करने यानी बस जाने की स्वतंत्रता। 19 के ई में देश की किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। 19 के ई में हियाँ रहबो यानी कि यहाँ रहेंगे हम, यानी निवास करेंगे। तो 19 के ई में कहीं भी निवास करने की, किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। ई के बाद एफ जो है उसको हटा दिया गया है, आगे इसमें दिया गया है वहाँ देख लेंगे। 19 के जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता 19 के जी में है। ठीक है, जो हटाया गया है उसको देख लेते हैं। नोट में मूल अधिकार में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार था। अनुच्छेद 19 का एफ संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और इसे 300 के कम में भेज दिया गया। इसके अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा 300 के कम में जोड़ दिया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। थोड़ा स्पीड में करते हैं कि याद भी हो जाए और जल्दी रिवीजन भी हो जाए। देखिए ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, तो ओजोन छिद्र जो होता है वो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन छिद्र से क्या है, जैसे ओजोन है, ओजोन लेयर है, उसमें छिद्र हो गया, तो इसकी मोटाई में जब कमी होगा तब ना छिद्र होगा। किसी भी चीज़ को हम छिद्र करेंगे तो उसको पहले घिसते उसको पातर करेंगे, उसके बाद छिद्र हो जाएगा। तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी होना ओजोन छिद्र का क्या है, तात्पर्य है। चल इसको देख लेते हैं आगे। यहाँ देखिए, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी होना। ओजोन छिद्र का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षय होना है। समताप मंडल में ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के परावैंगनी किरण को अवशोषित करती है। सूर्य से जो परावैंगनी किरण आती है उसे क्या करती है, ओजोन परत अवशोषित करती है। इन किरणों से आँखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा इस किरणें से आँखों के रोग एवं त्वचा कैंसर होने की खतरा बना रहता है। किस किरण से, तो परावैंगनी किरण से। कृषि एवं जलवायु पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
आगे देखिएगा, ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरण 70 से 90% तरंगें छन जाती है। यानी जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, ओजोन परत से सूर्य की जो पराबैंगनी किरण होता है वो कितना प्रतिशत छन जाता है, तो 70 से 90% छन जाता है, उसके बाद पृथ्वी पर आता है। ठीक है, अब देखिए, ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया। तो ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा, किसके द्वारा, तो फॉरमैन द्वारा, किसके द्वारा, फॉरमैन द्वारा 1973 में देखा गया। 1973 में देखा गया, कहाँ देखा गया, तो अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया, अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया, जहाँ सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। यानी कि ओजोन लेयर में जो वृद्धि होती है, छिद्र अधिक होने लगता है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। आगे देखिए, ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण क्लोरीन है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है, तो क्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हैलोजेंस व इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्रा क्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रासायनिक से होता है। इसकी मोटाई में कमी होती है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में, ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल यानी कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ, तो मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल कब हुआ, 1978 में हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन साफ दिखाई दे देगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका देख लेते हैं उत्तर में। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। 24 अक्टूबर का इसका दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा दो है, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्य करने की भाषा कितना है, दो है, अंग्रेजी और फ्रेंच। चार और भाषाएं हैं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, चलिए आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग 6 अंग है, जो इस प्रकार से है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद सचिवालय। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। इतना याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, 6 अंग है। उसके बाद देखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा 77वें अध्यक्ष कौन है, यानी 77 व 77वें अध्यक्ष कौन है, तो कसावा कुरोसी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कौन है, तो कुरोसी है, हंगरी का है। कसावा कुरोसी हंगरी का है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटेरस। चलिए, यहाँ से क्लियर हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर इसका सही उत्तर दीजिए। इसमें जो दिया गया है, बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया गया है। देखिए, इंद्रावती कहाँ है, तो इंद्रावती
इंद्रावती कहाँ है तो छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़। पेरियार, पेरियार कहाँ है तो केरल, पेरियार केरल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़। पेरियार केरल, पेरियार केरल, पेरियार केरल। सिमलीपाल ओडिशा, सिमलीपाल ओडिशा, सिमलीपाल ओडिशा। और बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। चलिए यहाँ से इसका देख लेते हैं। पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की में स्थित है, केरल के इडुक्की में स्थित है। एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। जो पेरियार अभ्यारण्य है वो महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है, जो कहाँ है केरल के इडुक्की में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बीजापुर जिले में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ राज्य में बीजापुर जिले में है। एक राष्ट्रीय उद्यान है जो 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 1983 में क्या किया गया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। उसके बाद देखेंगे सिमलीपाल, सिमलीपाल ओडिशा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य में है। सिमलीपाल ओडिशा के मयूरभंज जिले में है, ओडिशा के कहाँ है मयूरभंज जिले में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह एक हाथी अभ्यारण्य भी है, हाथी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ है तो बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक दक्षिण भारत में बांदीपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हुआ, सन 1974 में। इसे सूक्ष्म पर्णपाती वन प्रमुख है, इसमें सूक्ष्म पर्णपाती वन क्या है प्रमुख है, इसमें सूक्ष्म पर्णपाती वन प्रमुख है। तो पूछेगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है उसमें वन कैसा है तो सूक्ष्म पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है, चलिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड बाघ यानी कि बाघ के लिए उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में 2021 में इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान था। इसे 2021 में नाम बदल करके इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है, आगे देखिए देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देश का यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान क्या है तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है टाइगर स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कहाँ है आंध्र प्रदेश में है। चलिए ये तो याद हो रहा होगा, याद हो रहा है लाइक कर दे, ना करने का मन है तो छोड़ दे। मेन है याद होना और रिवीजन हो जाना। ठीक है, बाद में कर दीजिएगा, अभी नहीं करना है। देखिए आगे देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो मणिपुर में है। कैबुल लामजाओ कहाँ है मणिपुर में है। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है, भारत में कुल कितने हैं 53 टाइगर रिजर्व है। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य को वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता जुलाई 2021 ईस्वी में मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन होता होगा हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व जैसे कि एगो गुरुत्व होता है, ये गुरुत्व है, एगो आर्द्रता होता है, आर्द्रता तो ना कहता है हाँ बहुत आर्द्र है, आर्द्र यानी हाइग्रो यानी आर्द्रता हाइग्रो, अब गुरुत्व यानी कि हाइड्रो। जैसे गुरुत्व बोलने से क्या एकदम लगता है टनक बोली है, तो हाइड्रो भी बोलने से लगता है टनक बोली है। तो गुरुत्व विशेष गुरुत्व हाइड्रोमीटर और आर्द्रता हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विशेष गुरुत्व पूछा है तो हाइड्रोमीटर। चलिए इसका देख लेते हैं, इसका छोटा सा है। हाइड्रोमीटर द्रव्य घनत्व मापी के रूप में किसी द्रव का अपेक्षित गुरुत्व
या विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। ठीक है। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, जो भी बताएं याद करवाएं। हिप यहाँ देखिए, ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। हिप है हिप्सोमीटर हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। हिप्सोमीटर जो है, हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है। हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है। हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है। और हेब्रीमीटर ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति किससे मापा जाता है? तो ग्रेविमीटर से तेल की उपस्थिति मापा जाता है। चलिए एक और आ गया, इसमें देखना है 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, रेल उपकरण। इसमें भी सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? सम्मिलित करना है। उद्योग है और अवस्थिति है। रेलवे उपकरण कहाँ है? तो भिलाई। रेलवे उपकरण भिलाई। रेलवे उपकरण कहाँ है? तो भिलाई। रेलवे उपकरण भिलाई। रेलवे उपकरण भिलाई। मोटर वाहन जबलपुर। मोटर वाहन जबलपुर। मोटर वाहन जबलपुर। तो पोत निर्माण कोच्चि। पोत निर्माण कोच्चि। पोत निर्माण कोच्चि। साइकिल लुधियाना। साइकिल लुधियाना। साइकिल लुधियाना। तो रेलवे उपकरण भिलाई। रेलवे उपकरण भिलाई, यानी 1 के 3, 2 के क्या हो जाएगा? 4। तो मोटर वाहन जबलपुर। मोटर वाहन जबलपुर। तोप निर्माण कोच्चि। तोप निर्माण कोच्चि। साइकिल लुधियाना। ठीक है, इसका देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इसमें दे दिया है सामने सामने। रेलवे उपकरण कहाँ है? तो भिलाई। रेलवे उपकरण भिलाई। मोटर वाहन जबलपुर। मोटर वाहन जबलपुर। पोत निर्माण कोच्चि। पोत निर्माण कोच्चि। साइकिल लुधियाना। साइकिल लुधियाना। यानी रेलवे उपकरण भिलाई। मोटर वाहन जबलपुर। पोत निर्माण कोच्चि। पोत निर्माण कोच्चि। साइकिल लुधियाना। साइकिल लुधियाना। इसमें देख लेते हैं कुछ। पोत निर्माण स्थल कोच्चि। कोचीन या कोच्चि, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि को कहा जाता है। लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, यानी कोच्चि को लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। वेम्बनाड क्याल। वेम्बनाड क्याल। वेम्बनाड क्याल। वेम्बनाड क्याल जो है, वेम्बनाड क्याल के मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन एक प्राकृतिक पतन है। यानी वेम्बनाड क्याल के मुहाने पर स्थित कोच्चि पतन एक प्राकृतिक पतन है। ठीक है, आगे देखिए। इसे पूरब का वेनिस कहा जाने वाला एक बंदरगाह केरल के मलाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इसे पूरब का वेनिस कहा जाने वाला एक बंदरगाह केरल के मलाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए। इस बंदरगाह यानी वही कोच्चि बंदरगाह, इस बंदरगाह के निकट एक जलायान निर्माणशाला व पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित की गई है। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई शहर जो है छत्तीसगढ़ में है। भिलाई शहर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र भी यहाँ स्थित है। 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 योजना में स्थापित किया गया। यानी भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है वो संयंत्र जो है भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1955 से 56 में आयोजित किया गया, यानी स्थापित किया गया। उसके बाद देखिए, यह रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण करता है। यह रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण करता है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है, जहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। जहाँ मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, यहाँ तोप गाड़ी बनने का केंद्रीय कारखाना है। केंद्रीय क्या है? कारखाना है। लुधियाना पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है। देश में सबसे ज़्यादा साइकिल पंजाब में बनती है। लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादक केंद्र है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें। 17 नंबर क्वेश्चन,
पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं। तो जब पौधा होता है वो नाइट्रोजन को किस में करता है, नाइट्रेट में करता है, और जब नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है तो उसे प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। किस में परिवर्तित कर देते हैं, प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए इसका देख लीजिए। पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं तथा उन्हें फिर नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। अगर आप बीच में से जुड़े हैं तो हम बता दें कि जो इसका PDF है, इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए और कमेंट अवश्य कीजिएगा। कमेंट करने के बाद हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। जो नाइट्रोजन है वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, यानी वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन का है, ठीक है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में एक सोडा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में पाया जाता है। यूरिया Na2CO Na2 यह एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है। आगे देखिए, इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद्य के रूप में मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया जो है एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र Na3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, Na3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, Na3 होता है, जो क्या तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, ठीक है। आगे देखिए, अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में किया जाता है। रासायनिक खादों को बनाने में किया जाता है। अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा, हवा में परागण को कहते हैं। हवा में परागण को क्या कहते हैं, तो वायु परागण। जैसे कीट परागण हुआ, जैसे एक पौधा है, दूसरे पौधा है, इस पे से उड़ के गया और इस पे बैठ गया, तो इसमें का जो पैर में सटा रहेगा तो इससे इस पर आएगा, इससे इस पर जाएगा, तो ऐसे क्या होगा, कीट परागण होगा। और पक्षीपाद परागण, वही पक्षी के द्वारा स्वयुग्म परागण। जैसे कि आप मकई के पेड़ देखे होंगे, मकई के पेड़ में ऊपर से जो बाल होता है उसमें होता है ना फूल टाइप के, वो गिरता है तो कन्ना में सड़ जाता है, तो यह स्वपरागण होता है। वायु परागण जो वायु के द्वारा उड़ के जाता है, वायु में परागण को वायु परागण कहा जाता है, ठीक है। पौधों के हवा द्वारा परागण को वायु परागण कहते हैं। पौधों के हवा द्वारा परागण को वायु परागण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पौधों में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं। पौधों में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। बाह्य दलपुंज, पुमंग और ज्यांग। बाह्यपुंज, दलपुंज, पुमंग और ज्यांग पाए जाते हैं। पुष्प के पुमंग और ज्यांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। पुमंग और ज्यांग, ये जो पुमंग और ज्यांग है, यही दोनों प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। पुमंग और ज्यांग को क्या कहा जाता है, आवश्यक अंग कहा जाता है। इसे ही जननांग कहा जाता है। पुमंग पुष्प का नर युग्म तथा ज्यांग में मादा युग्म बनते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से। उसके बाद चलिए आगे है आपका, इसी में कुछ और दे रखा है। देखिए, परागण 2 प्रकार का होता है, एगो स्वपरागण, एगो परपरागण। स्वपरागण एगो परपरागण। स्वपरागण जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं, जो ही बताएं। उसके बाद देखिए परपरागण। परपरागण क्या होता है, जब एक पुष्प का
परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं किसके द्वारा कौन होता है। वायु परागण, वायु द्वारा परागण को वायु परागण कहते हैं। कीट परागण, कीट के द्वारा परागण को कीट परागण। जल परागण, जल के द्वारा परागण को जल परागण। जंतु परागण, जंतु के द्वारा होने वाला परागण को जंतु परागण। पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा परागण होता है उसे पक्षी परागण कहा जाता है। चलिए, तो बहुत आसान था, नाम के अनुसार याद हो गया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें न कीजिएगा तो कोई बात नहीं, वीडियो जब जब आएगा तो देख लीजिएगा, सर्च करके समाधान अड्डा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, युवा जो किसी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा। आगे देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा YUVA की शुरुआत की। यानी दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करते हुए उनके साथ संपर्क स्थापित करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 20 नंबर अगला क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन, केसर का मुख्य उत्पाद राज्य है। यानी केसर कहाँ से होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर से केसर होता है। ठीक है, देखिए उसका जो फैक्ट है वो नहीं बताते क्योंकि भौर का नीचे दिया हुआ है। ऊपर हम बताएंगे तो बोलिएगा क्या करे यार, नीचे बताओ, इसलिए नीचे बता देते हैं। सी नंबर देखिए, भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू एवं कश्मीर है। केसर कहाँ से मिलता है? तो जम्मू और कश्मीर से मिलता है। भाग्यो आगे हो। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू एंड कश्मीर। बगला जाता है मोबाइल कभी कभी, बहुत सस्ता मोबाइल है इसलिए। तथा पूरे विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पर है। केसर के उत्पादन में ईरान का है प्रथम स्थान है। भारत में कहाँ मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। केसर जो है विश्व की सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सेटाइबस। केसर क्रोकस सेटाइबस। कौसे केसर, कौसे क्रोकस सेटाइबस, कौसे केकर। देखिए, केसर किनेगा, केसर क्या होता है? महंगा होता है। तो क्रोकस सटाइबस जब खरीदेगा तो आदमी से सटेगा। क्या सटेगा? तो यार कितना पैसा वाला है, इसे दोस्ती कर लेना चाहिए। तो क्रोकस कस के सट जाएगा पैसा वाला से, क्रोकस सटाइबस। चलिए, बस इतना ही है, इसको पढ़ के सुना देते हैं। आगे देखिए, इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। यानी इसका जो प्रयोग है मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। कश्मीरी केसर को GI टैग प्राप्त हुआ है जिसे जीवन भौगोलिक संकेत कहते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।